हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आज हम लोग क्लास 10th के साइंस को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा वाला चैप्टर 12th एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने इसमें 9 लेक्चर यानी कि 9 लेक्चर टोटल अपलोड कर रखे हैं। आप लोग कोई भी न्यू व्यूअर्स आए हो तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग उन 9 लेक्चर को जाकर देखना, प्लेलिस्ट में जाना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो आज लेक्चर 10 करने जा रहे हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग मेरे साथ आखिर तक बने रहना। मैं प्रॉमिस करता हूँ, आप लोगों से वादा करता हूँ कि आपको इस टॉपिक को आज के देखने के बाद कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, बस मेरे साथ आखिर तक बने रहना, पूरा वीडियो देखना, कहीं से स्किप मत करना। ठीक है, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, दोनों के लिए ये यूज़फुल होने वाला है। बस आखिर तक बने रहना। ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसका हिंदी में नाम है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव भी कहते हैं। ओके, मैं आप लोगों से कुछ खास बात करना चाह रहा हूँ कि आप लोग कह रहे हो कि सर बहुत दिनों के बाद लेक्चर अपलोड करते हैं, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, थोड़ी व्यस्तता चल रही है, लेकिन मैं भी आप लोगों के लिए टाइम निकाल करके कुछ ना कुछ टाइम निकालता हूँ और आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से मैं अपना वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगता है और नोट्स भी बनाना पड़ता है। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत खूबसूरत सा नोट्स भी बना रखा है और PDF में मैंने आप लोगों को दे भी दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन से PDF फाइल डाउनलोड कर लेना वीडियो देखने के बाद पूरा। ठीक है, और नोट कर लेना, बहुत ही खूबसूरत है। आप लोगों का काम आसान हो गया, आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, चलो ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं इन खूबसूरत लाइनों के साथ। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। चलिए सर, इन्हीं खूबसूरत लाइनों के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए आते हैं मुद्दे की बात पे, फालतू बात नहीं करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है सर? चलो मैं बहुत ईजी पहले एग्जांपल आपको समझे, इसको मैं डेली लाइफ से पहले देकर एग्जांपल देकर समझाता हूँ। चलो ये बहुत अच्छा एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे कि आप लोगों ने मोबाइल यूज़ करते हो, जैसे अभी वीडियो तुम देख रहे हो, जब तुम इस वीडियो को बहुत देर तक देखते हो, चाहे पढ़ाई करते हो, आप लोग तो बहुत समझदार हो, आप लोग तो मोबाइल पे ज़्यादा फालतू चीज़ तो देखते नहीं हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा फालतू चीज़ नहीं देखते होगे, मूवी ज़्यादा नहीं देखते होगे, शो नहीं देखते होगे, तो ज़्यादा तुम्हारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। ओके चलो ठीक है, पढ़ाई की बात ज़्यादा देखते हो तो बहुत अच्छा बात है, आप लोग अच्छे लड़के अच्छे बच्चे से हो। ओके चलो, तो मैं ये कह रहा था कि जब मोबाइल बहुत देर तक आप लोग पढ़ाई करते हो, बहुत देर तक ज़्यादा यूज़ कर लेते हो, तो मोबाइल गर्म होता है कि नहीं होता है? बताओ, मोबाइल हीट हो जाता है? यस सर, मोबाइल हीट हो जाता है। इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बस सिंपल बात है कि जब भी किसी कंडक्टर से होकर के, किसी चालक से होकर, कोई वायर से होकर के, किसी भी वायर से होकर के अगर करंट आप बहुत देर तक फ्लो कराओगे तो देखो वायर को छू कर देखो तो वायर गर्म हो जाएगा। अब इन्हीं कि जहाँ पर से वायर कटा होगा जाके वहाँ पर टच कर दोगे, तो बिना म्यूज़िक के डांस स्टार्ट हो जाएगा बिना म्यूज़िक के ही डांस स्टार्ट हो जाएगा, तो गाना गाते रहोगे नहीं जी। चलो, तो मैंने ये कहा कि जहाँ पर कट रहेगा धोखा से भी नहीं टच करना। नहीं तो पता चला कि तुम लोग जाके बोल दिया कि सर पढ़ा रहे थे, यूट्यूब वाला सर एगो एहसान सर है, वो पढ़ा रहे थे और उन्होंने बोला कि जाके वायर को टच करना, तो बदनाम कर दोगे तुम मुझे, है ना। चलो ऐसा मत करना, जहाँ पर से कटा हुआ होगा वायर उसको टच नहीं करना। लेकिन जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जो मोबाइल है, मोबाइल ज़्यादा देर तक जब यूज़ कर लोगे, आप कोई शो देख लोगे या कोई चीज़ लंबी वीडियो देख लेते हो, तो क्या होता है कि मोबाइल आपका गर्म हो जाता है। इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, अब क्या होता है, किसी भी वायर से अगर आप बहुत देर तक करंट फ्लो करवाओगे, कोई भी वायर से करंट फ्लो करवाओगे तो वो वायर गर्म हो जाएगा। इसी का नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब इसके पीछे का राज क्या है सर, रीज़न क्या है? तो रीज़न मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको व्हाइट पेज पे ले जाता हूँ। ओके, व्हाइट पेज पे ले जाकर के मैं समझाता हूँ आपको। अब क्या होता है कि देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ये तो बहुत ईजी बात है कि गर्म हो जाना, बहुत ईजी है। लेकिन मैं बताऊँ कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का रीज़न क्या है सर, रीज़न कारण क्या है? तो कारण सुनो, कारण क्या है। जब भी हम लोग कोई कंडक्टर से होकर, कोई तार से होकर के करंट फ्लो करवाते हैं, करंट फ्लो कर रहा है, तो आप जानते हो कि करंट फ्लो कैसे करता है किसी कंडक्टर के अंदर? कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। आप लोग जानते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों होता है, लाखों करोड़ों। तो बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अरबों खरबों, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारे एटम है, एटम मौजूद है। अरे ये कंडक्टर है तो कंडक्टर एटम का बना होगा ना, दुनिया का हर चीज़ एटम का बना हुआ है, परमाणु का बना हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इस एटम से टक्कर मारेगा, बार बार टक्कर मारेगा। एक तो इलेक्ट्रॉन रहता नहीं, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एटम को टक्कर मारेगा। अब तुम बताओ, टक्कर मतलब कॉलिजन करेगा, कॉलिजन मतलब टक्कर। अब कॉलिजन जब करेगा, टक्कर जब मारेगा, तो तुम जानते हो जैसे कोई तुम बॉल को, गेंद को तुम दीवार पे मारो, अब जोर से दीवार पे जब गेंद को मारोगे ना, तो तुम्हारा गेंद को जब छूओगे तो गेंद गर्म हो जाएगा। जब भी कोई चीज़ से टक्कर होता है ना, तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है, हीट पैदा होता है।
ठीक है। जैसे तुम अपने हाथ को हाथ में मारो, जो ताली बजाते हो, है ना, कहते हो ना बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर फला ठिकाना, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो ताली बजाते हो, कोई बच्चा बहुत जोर से ताली बजाता है, बहुत जोर से। जब ताली तुम बजाओगे तो मैं बजा कर दिखाता हूँ तुम लोग को, देखो। आहा, तुम्हारे लिए मैंने ताली बजा दिया, 3 बार मैंने ताली बजाया। ताली बजाने से कहा हाथ को छू के देखो, गर्म हो गया होगा। ओके। जब भी कोई बॉडी जब आपस में टक्कर मारती है ना, तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है। ओके। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन टक्कर मारता है ना एटम से, ये पॉजिटिव आयन से, कैटायन से, तो एटम बहुत सारे इसके अंदर है, इलेक्ट्रॉन इसी एटम से बाहर निकला होगा, तो बहुत सारे एटम इसके अंदर, तो एटम बार बार टक्कर मारता है ये इलेक्ट्रॉन जब टक्कर मारता है तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, इलेक्ट्रॉन रुका नहीं रहता है इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा रैंडम मोशन में रहता है, जिग जैग मोशन करता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जब मोशन करता रहता है, गतिशील रहता है, तो इलेक्ट्रॉन के रास्ते में जितनी भी चीज़ें आती हैं उससे वो टक्कर मारता है। इलेक्ट्रॉन के रास्ते में क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारेगा, या इलेक्ट्रॉन एटम को टक्कर मारेगा। तो इलेक्ट्रॉन एटम को टक्कर मारता है, यानी कैटायन को टक्कर मारता है, इलेक्ट्रॉन से टक्कर मारता है। तो जब टक्कर मारता है तो उसमें क्या होता है उसका, कि इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, जो चलने वाली एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगा ना जी। तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होता है। जब भी कोई चीज़ चलता है तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से चलता है, या गतिज ऊर्जा की वजह से चलता है। तो काइनेटिक एनर्जी उसकी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, बात खत्म। जब भी टक्कर मारा जाएगा तो उसकी स्पीड घट जाएगी। यानी मान लो कोई चीज़ बहुत तेज चल रहा था, वो किसी को टक्कर मारा, उसकी स्पीड घट जाएगी। स्पीड घटेगी तो उसकी स्पीड जो घट गई तो वो उसका क्यों घट गया? उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस हो गया। काइनेटिक एनर्जी जो लॉस हुआ वो एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हो गया? वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गया किस में? हीट एनर्जी में, उष्मा ऊर्जा में उत्पन्न हो गया। ओके। यानी कि जब भी आपका गतिज ऊर्जा कम जाएगा, आप स्लो हो जाओगे टक्कर मारने के बाद, कोई भी चीज़ अगर टक्कर मारने के बाद उसकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी कम जाती है, स्पीड घट जाती है। तो स्पीड घटने से क्या होगा? उसका एनर्जी घट गया। एनर्जी घट गया तो एनर्जी घटा हुआ एनर्जी कहाँ गया? वो हीट में प्रोड्यूस हो गया, हीट में बन गया, हीट में बदल गया। ठीक है। तो जब भी टक्कर मारा जाएगा तो हीट पैदा होगा। तो उसी तरह कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन एटम से बार बार टक्कर मारता है, इलेक्ट्रॉन बार बार टक्कर मारता है एटम को, यानी पॉजिटिव आयन को, कैटायन को, ओके, धन आयन को। तो बार बार टक्कर मारने से क्या होता है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। उष्मा ऊर्जा में उत्पन्न हो जाता है, उष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। इसी वजह से हीट पैदा होता है। यही कारण है, यही रीज़न है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। बस एक लाइन में याद रखना कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्यों पैदा होता है। तो बोलोगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स इन अ कंडक्टर। एक चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन एटम के साथ बार बार टक्कर मारता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है उष्मा ऊर्जा में, यानी कि हीट एनर्जी में। यही रीज़न है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। अब सिंपल बात है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया तुम लोगों को, चलो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है क्या सर? जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करवाते हैं, करंट प्रवाहित करवाते हैं विद्युत धारा, तो उसमें हीट पैदा होता है। इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, गर्म हो जाना। ठीक है। चलो ये बात तो समझ में आ गया सर कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का रीजन क्या सर? तो रीजन है कॉलिजन, टक्कर। इलेक्ट्रॉन जब भी एटम से बार बार टक्कर मारेगा तो एक ज़्यादा तुमको हीट पैदा होगा। जितना ज़्यादा टक्कर मारेगा उतना ज़्यादा हीट पैदा होगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है, यानी जो हीट हो रहा है, क्या ये हीट हमारे लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक है? जल्दी बताओ, तुम लोग बताओ, सोचो। चलो मैं आप लोगों का बात को सुन रहा हूँ। अरे आप लोगों के दिल की बात मैं समझता हूँ, क्योंकि आई लव यू सो मच। ओके, आई लव यू ऑल। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम लोग प्यार नहीं करते मुझे, अगर प्यार करते तो जरूर तुम लोग मुझे सपोर्ट, बहुत सारा हेल्प करते हैं, अपने दोस्तों को शेयर करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। सॉरी सर, आप बहुत ही गलत बोल रहे हैं सर। मैं समझ रहा हूँ तुम लोग थोड़ा सा गुस्सा रहे होगे। नहीं, आप लोग बहुत प्यार करते हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। चलो तो आप लोग का प्यार हमेशा मेरे साथ बना रहता है, सपोर्ट बना रहता है। बस अगर प्यार करते हो तो कमेंट के जरिए जरूर लिखना, सर आई लव यू टू लिखना। तुम लोगों को अगर मुझसे प्यार करते हो तो तुम लोग कमेंट में लिखोगे सर आई लव यू टू। ओके। जब प्यार करोगे खाली तुम लोग उस अपने गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को ही आई लव यू बोलोगे क्या? सर को नहीं बोल सकते हो? अरे हम तुम्हारे गुरु हैं यार, तो कम से कम हमको तो आई लव यू टू बोलो। चलो मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ, आई लव यू ऑल, आई लव यू सो मच। तो आप लोग बोलना कमेंट के जरिए। अगर जरा भी मुझसे प्यार करते हो, अगर मेरे पढ़ाई से फ़ायदा उठा रहे हो, तो आप जरूर मुझे जवाब देना कमेंट में, सर आई लव यू सो मच या आई लव यू टू। ओके, जरूर बताना। ठीक है, चलो इससे मुझे हिम्मत मिलेगा। तो क्या होगा, मैंने बताया कि जो हीट पैदा होता है, क्या ये हीट जो हमारे लिए हमेशा ये नुकसानदायक है कि फ़ायदेमंद है? बताओ। ये हमारे लिए यूज़फुल है कि हमारे लिए हार्मफुल है? बताओ। नुकसानदायक है कि फ़ायदेमंद है? बताओ, सोचो तुम लोग। तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जो हीट पैदा होता है, जैसे मान लो कि मोबाइल गर्म हो जाता है, तो मोबाइल गर्म होता है तो क्या फ़ायदा हम सबको? बताओ। उस मोबाइल की गर्मी से हम लोग क्या करते हैं? कुछ करते हैं? कुछ नहीं कर पाते हैं सर, कोई फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। मोबाइल जब जितना ज़्यादा गर्म होगा, मोबाइल की उतनी बैटरी जल्दी डेड होगी, उतना जल्दी बैटरी डाउन होगा, हमको ज़्यादा नुकसान होगा, एनर्जी ज़्यादा बर्बाद होगा।
तो एनर्जी मेरा फालतू में बर्बाद हो रहा है, वेस्ट हो रहा है वहाँ पे। तो कहीं पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो नुकसानदायक हो गया है, मोबाइल के केस में तो नुकसानदायक है, हमारे लिए हार्मफुल है। लेकिन जैसे मान लो तुम लोगों ने देखा होगा हीटर, गर्मी ठंडों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में, जाड़ों के मौसम में, विंटर सीजन में हीटर हम लोग घर में यूज़ करते हैं। हीटर में क्या होता है, एक बल्ब होता है, बल्ब गर्म हो जाता है, जब तुम करंट बहुत गर्म हो जाएगा, बहुत गर्म होगा तो हीट पैदा करेगा। अब वो हीट से हम लोग क्या करते हैं, आग जरा ठंडी को खत्म करते हैं, गर्म को रूम को गर्म करते हैं, अपने आप को गर्म करते हैं, जाड़ा से बचते हैं, सर्दियों के मौसम से बचते हैं, तो हमारे लिए फायदेमंद है। तो वो हीट हमारे लिए फायदेमंद है। फिर एक और एग्जांपल देखो, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन होता है, घर में कपड़ा प्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक आयरन का जो नीचे वाला पार्ट होता है, जो गर्म होता है, जिसको हीटिंग एलिमेंट कहते हैं, तापन वेव कहते हैं, उस जो गर्म होता है, जब भी करंट पास करवाते हैं तो गर्म होता है, तो उससे कपड़ा आयरन प्रेस करते हैं, आयरन मुड़ा हुआ कपड़ा को एकदम प्रेस कर देता है, प्लेन कर देता है, तो हमारे लिए काम का है। वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हमारे लिए फायदेमंद है। अगर वो गर्म नहीं होगा, सोचो वो जो आयरन है गर्म नहीं होगा, तो क्या तुम उसको प्रेस कर सकते हो, कपड़ा को नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो हमारे लिए वहाँ पे फायदेमंद है। तो कुछ जगहों पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन कुछ जगहों पर हमारे लिए नुकसानदायक है। तो हम लोग इसको इस लेक्चर में 3 स्लाइड हम लोग पढ़ेंगे। तो लास्ट वाला जो स्लाइड है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज़ है, वो हम लोग लास्ट टॉपिक इस लेक्चर के लास्ट स्लाइड पर पढ़ने वाले हैं। चिंता नहीं करना, चलो ठीक है, समझ में आ गया पहले कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकता है, नुकसानदायक भी हो सकता है। फायदेमंद कुछ मैंने बता दिया कहाँ पर, और नुकसानदायक कहाँ पर। अब फालतू में, जैसे मान लो तार गर्म हो रहा है, अब तार फालतू में गर्म हो रहा है, अब तार गर्म हो रहा है तो ज़्यादा मेरा एनर्जी वेस्ट हो रहा है फालतू में। ओके, देखो पतला तार जल्दी गर्म हो जाता है, मोटा तार कम कम गर्म होता है, इसलिए घर में मोटा तार हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब गर्म होने की वजह क्या है सर, कॉलिजन। अब कॉलिजन क्यों होता है, कॉलिजन होने की वजह से क्या होगा, कॉलिजन जब भी कॉलिजन होगा, इस मान लीजिए ये कंडक्टर है, कॉलिजन होगा तो रेजिस्टेंस पैदा होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, मान लो पॉजिटिव आयन यहाँ भी है, पॉजिटिव आयन यहाँ भी है, पॉजिटिव आयन यहाँ भी, मान लो अब टक्कर मारा, यहाँ भी टक्कर मारा, यहाँ भी टक्कर मारा, बार बार टक्कर मार रहा है, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव आयन आएगा, जितना ज़्यादा टक्कर होगा, तो उतना ज़्यादा तुम्हारा हीट प्रोड्यूस होगा। ओके, और उतना हीट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, टक्कर मारने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में प्रॉब्लम हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन को जब अपोज होगा, अपोजिंग मिलेगा, तो रेजिस्टेंस पैदा होगा, इसको तो रेजिस्टेंस कहते हैं। जितना ज़्यादा टक्कर होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा होगा। ओके, ये तो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रुकावट, प्रतिरोध, हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। ओके, तो बताओ रेजिस्टेंस के कॉलिजन के कारण क्या होगा, कॉलिजन के कारण जितना ज़्यादा टक्कर मारेगा इलेक्ट्रॉन एटम को, उतना ज़्यादा रुकावट पैदा होगा, रेजिस्टेंस पैदा होगा, तो रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। ये बात है। तो ये बोलो कि कॉलिजन की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है या कॉलिजन की वजह से रेजिस्टेंस पैदा होता है, तो रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। बात सेम है, क्योंकि कॉलिजन होगा तो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा, बात खत्म। तो कॉलिजन की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, ये भी सही है, और रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, ये भी सही है। क्लियर हो गया। अब ये बोलो सर रेजिस्टेंस पैदा क्यों होता है, तो रेजिस्टेंस पैदा होता है कॉलिजन की वजह से, टक्कर की वजह से। ठीक है, कॉलिजन मतलब टक्कर, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो आप लोग हिंदी वाले बच्चे भी सुनना, कॉलिजन मतलब टक्कर। ठीक है, चलो तो ये याद रखना कि रेजिस्टेंस। अब इंपॉर्टेंट चीज़, ये तो बात समझ में आ गया सर कि रेजिस्टेंस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकता है, नुकसानदायक भी हो सकता है। चलिए वो बात समझ गया सर आपका बात। अब ये सर बताइए कि हीट कितना प्रोड्यूस होगा सर, जब हीट प्रोड्यूस होगा तो हीट किस किस बात पे डिपेंड करेगा, कितना ज़्यादा पैदा होगा, किस वाला में ज़्यादा पैदा होगा। तो चलो मेरी बात सुनना चाहता है। एक साहब थे जूल्स, ओके, जूल साहब थे, जूल का नाम तुमने सुना होगा, बहुत ज़्यादा, बहुत फेमस नाम है। ओके, ये एक नए हीरो की एंट्री है, ये बाहुबली है हमारे इस चैप्टर का, ठीक है, इस लेक्चर के। तो जूल साहब, तुम लोगों ने सुना होगा कि एनर्जी का एसआई यूनिट जूल होता है, ऊर्जा का एसआई मतलब जूल होता है, या वर्क का भी, चाहे वर्क ले लो या एनर्जी ले लो। एक बात याद ना, वर्क जो होता है भाई एनर्जी होता है, वर्क यानी कार्य, किया गया कार्य। ओके, फॉर्मूला पढ़ो ना, V=W/Q, पोटेंशियल डिफरेंस में विभवांतर के फॉर्मूला में W क्या होता है, वर्क, किया गया कार्य, वर्क डन। Q क्या होता है, चार्ज। V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। ओके, तो वर्क बोलो या एनर्जी बोलो, बात सेम है, वर्क और एनर्जी सेम है, याद रखना बात को। तो वर्क का एसआई यूनिट जूल होता है, एनर्जी का भी एसआई यूनिट जूल होता है, जूल। अब जूल साहब थे, एक नए हीरो की एंट्री हुई, चलो इन्होंने स्टडी किया कि हीट कितना पैदा होगा किसी इंस्ट्रूमेंट में या किसी कंडक्टर में। अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो किस किस बात पे हीट प्रोड्यूस डिपेंड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जूल साहब ने स्टडी किया और जूल अपना एक नियम दिया हम लोगों को, एक नियम दिया, एक लॉ दिया, उस लॉ को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल के तापन नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग एक बात को गौर सुनना, मजा आ जाएगा अभी सुन करके। ओके, तो हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एग्जाम में पूछता है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है। ओके, तो ये समझो बात को। तो जूल साहब ने एक्सपेरिमेंट करके स्टडी किया, एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया, और उनके आधार पर, उसके बेस पर इन्होंने एक नियम दिया। वो नियम क्या था, नियम को सुनो गौर से। चलो उसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। तब जूल के हिसाब से हीट किस पर डिपेंड करेगा, हीट किस में ज़्यादा पैदा होगा। तो उन्होंने क्या देखा, देखो गौर से देखना, उन्होंने क्या किया, पहले करंट को देखा, पहले लिया करंट 1 एम्पियर का, 1 एम्पियर का करंट लिया, सॉरी करंट 1 एम्पियर का लिया। तो 1 एम्पियर का करंट लेने पे मान लो कि मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ, हीट का वैल्यू आया 1 जूल, 1 जूल। चलो उन्होंने देखा कि करंट 2 एम्पियर लिया। ओके, तो उन्होंने देखा कि एच का वैल्यू आया 4 जूल। देखो यहाँ पर अच्छा समझना,
कैसे कैसे मैं बता रहा हूँ। जब करंट उन्होंने देखा कि वायर से तार से 3 एम्पियर करंट कर दिया, जब 3 एम्पियर करंट कर दिया तो देखा कि हीट 9 जूल हो गया। 9 जूल क्या हो रहा है देखो तो क्या हो रहा है, गौर से देखो तो। एक लिया तो 1 जूल, दो लिया तो 4 जूल, दो 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 का मतलब क्या हुआ, 4 जूल हो गया। हीट कितना हो गया, 4 जूल। हीट 4 जूल हो गया, इसका मीनिंग क्या हुआ सर कि स्क्वायर हो गया, दो का स्क्वायर 4 हो गया, ये 2 का स्क्वायर है। और 3 लिया तो 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 जूल। 16 लिया तो सॉरी 4 करंट जब 4 एम्पियर लिया तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, यानी स्क्वायर में बढ़ रहा है। हीट किस तरह बढ़ रहा है, करंट के स्क्वायर में बढ़ रहा है। करंट का स्क्वायर देखो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 अगर करंट कर देंगे तो 16 जूल। तो उन्होंने ये देखा, एक्सपेरिमेंट करके देखा, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ओके, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है ये। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि हीट जो इसके अंदर पैदा हो रहा है वायर के अंदर, वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। देखो करंट बढ़ाने से हीट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, हीट भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, मानी एक पावर के प्रोपोर्शनल नहीं, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। स्क्वायर में क्यों सर कि दो, यहाँ पे 1 लिया तो 1 जूल, 2 लिया तो 2 4 जूल हो गया, 3 लिया तो 9 जूल हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 लेगा तो 4 का स्क्वायर 16 जूल। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी, मैंने एक्सपेरिमेंट करके समझा रहा हूं आपको। इस तरह कोई भी आपको यूट्यूब पे इस तरह का वीडियो नहीं मिलेगा कि मैं बहुत डिटेल करके समझा रहा हूं। आप लोगों को एक एक बात को फॉलो करो, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, बेवकूफ़ नहीं बनोगे। ठीक है चलो, तो 4 का स्क्वायर कितना 16 जूल, यानी कि ये पता चल गया कि H जो है वो I स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात तो क्लियर हो गया, पहला बात है, ये जूल साहब का नियम है। जूल साहब ने एक्सपेरिमेंट करके ये बताया हमको कि H जो है यानी जो हीट जो है, हीट मतलब उष्मा, ठीक है, जो वायर के अंदर हीट पैदा होगा वो करंट पे डिपेंड करेगा। पहली बात तो करंट पे डिपेंड करेगा। और करंट पे किस तरह डिपेंड करेगा सर, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वर्ग के इस अनुक्रमानुपाती होगा। वर्ग के जो तार में उष्मा उत्पन्न होगा, हीट पैदा होगा, वो उष्मा विद्युत धारा के स्क्वायर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा, सीधा समानुपाती होगा, ये बोल सकते हो, यानी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बोल सकते हो हीट प्रोड्यूस इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, स्क्वायर ऑफ दी करंट। पहला बात ये नियम समझा गया, एक्सपेरिमेंट करके मैंने समझाया। नहीं समझाया तो वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो उसको जो मैंने समझाया। पहली बात हुआ कि हीट किस पर डिपेंड करता है, हीट आई पर। अब सोचो आई बढ़ाओगे तो क्यों करंट, हीट क्यों बढ़ रहा है, अरे करंट जब बढ़ाओगे तो करंट बढ़ने से क्या होगा, करंट तुम बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बार बार फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो करने से क्या होगा, बार बार टक्कर ज़्यादा होगा, टक्कर ज़्यादा होगा तो कॉलिजन ज़्यादा होगा, कॉलिजन ज़्यादा होगा यानी कि हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। बस सिंपल सा बात है। तो पहला नियम हो गया कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, पहला बात ये हो गया। चलो अब दूसरा बात सुनो, उन्होंने देखा रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उन्होंने बताया कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा। रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगा सर, मान लो कोई वायर है, एक वायर मान लो कि कॉपर का वायर है, एक मान लो कि सिल्वर का वायर है। अब कॉपर का वायर का रेजिस्टेंस तो थोड़ा ज़्यादा होता है सिल्वर से, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, यानी कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा कॉलिजन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रुकावट पैदा हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रुकावट पैदा हो रहा है यानी कि वो बार बार टक्कर मार रहा है, ज़्यादा टक्कर मार रहा है यानी ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा होगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा होगा तो ज़्यादा हीट पैदा होगा, बात खत्म, सिंपल सा बात है। तो एक तो बात हो गया कि H यानी हीट जो है, हीट I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और हीट रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस में पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पावर 1 के ही प्रोपोर्शनल है, यानी कि रेजिस्टेंस अगर डबल कर दोगे हीट भी डबल हो जाएगा, रेजिस्टेंस ट्रिपल कर दोगे तो हीट ट्रिपल हो जाएगा। लेकिन I में क्या है कि अगर I को डबल करोगे तो हीट 4 गुना बढ़ जाएगा, स्क्वायर में बढ़ेगा, 2 का स्क्वायर 4, और हीट को तुम ट्रिपल कर दोगे, 3 का स्क्वायर कर दोगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, हीट 9 गुना हो जाएगा, स्क्वायर में बढ़ेगा रेजिस्टेंस पे। ओके, पहली बात हीट किस पर डिपेंड करता है सर, आई पे, करंट पे डिपेंड करता है। दूसरा क्या सर, रेजिस्टेंस पे। तो हीट पहला बात तो बात क्लियर हो गया जूल साहब के हिसाब से कि आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा। ठीक है चलो अब तीसरा बात सुनो, हीट जो है टाइम पर डिपेंड करेगा, टाइम कितना देर तक फ्लो कर रहा है। मान लो कि इस कंडक्टर में मान लो कि तुम इन्हें 1 घंटा, मान यही तुम्हारा, मान लो कि मोबाइल है तुम्हारा, ये मान लो तुम्हारा मोबाइल है, देखो यहाँ से देखो ना, ये तुम्हारा मोबाइल है, ओके, ये तुम्हारा मोबाइल है। अब तुम मोबाइल एक बार, दोनों मोबाइल एक है, मान लो तुम एक बार इसको 1 घंटा तक इस्तेमाल किया, ओके, एक मान लो एक दिन तुमने 1 घंटा इस्तेमाल किया, अगला दिन तुमने 2 घंटा इस्तेमाल किया लगातार, बताओ कौन वाला में ज़्यादा गर्म होगा, 2 घंटा वाला में ज़्यादा गर्म होगा कि 1 घंटा वाला में ज़्यादा गर्म होगा। सर ऑब्वियस है बात, अरे अब वेरी ऑब्वियस है, ये बहुत ही स्पष्ट है कि जो ज़्यादा देर इस्तेमाल करो तो ज़्यादा तुमको हीट पैदा होगा, सिंपल बात है। तो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा टाइम लगाओगे हीट उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो 3 बात हो गया, उन्होंने 3 बात बताया कि हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है, हीट यानी उष्मा, ओके, उष्मा जो पैदा हो रहा है वो 3 बात पर डिपेंड करता है। कौन कौन बात पे सर, तो पहला बात आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई स्क्वायर के, दूसरा कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, तीसरा H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, मैंने H I पे डिपेंड करेगा यानी इलेक्ट्रिक करंट पे, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा यानी कि विद्युत धारा पे, प्रतिरोध पे, और तीसरा यानी समय पे डिपेंड करेगा। तीनों को मिला के एक नियम बना दो, तीनों को मिला करके फॉर्मूला बन गया I स्क्वायर RT। आई स्क्वायर कहोगे से तीनों को मिलाकर ऐसे ना लिखेंगे, जो मैं फिर से लिख रहा हूँ, H I स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, अच्छा से लिख देता हूँ, H I स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, H R के प्रोपोर्शनल है, H T के प्रोपोर्शनल है,
ठीक है, चलो तीनों को मिला के लिख दो एक बार। तो कहोगे सर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे, अभी रुको, अभी नहीं हटाते हैं, पहले आई स्क्वायर आर टी। ओके, अब ये साइन को हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे, तो एच इक्वल टू हो जाएगा के आई स्क्वायर आर टी। के कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, के का वैल्यू 1 आता है, एक्सपेरिमेंटल देखा गया, एसआई सिस्टम में के का वैल्यू 1 आता है, तो फॉर्मूला बन गया एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। चिंता नहीं करना, ये फॉर्मूला के का वैल्यू कहाँ से आया, तुम्हारा काम आसान हो गया, के को हटा दिया हम लोग का, चिंता नहीं है। तो फॉर्मूला बन गया एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसी को बोलते हैं जूल का नियम, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। मैं बताओ अच्छे से समझ आ गया आएगा। आई क्या सर, आई है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, जिसका एसआई नोट होता है एम्पियर, जानते हो। आर क्या सर, रेजिस्टेंस सर, प्रतिरोध, जिसका एसआई नोट होता है ओम। और टी क्या सर, टाइम, टाइम का एसआई नोट क्या होता है सेकंड, समय। ओके, सेकंड है ये। ओके, एच क्या सर, हीट, हीट जूल में लेते हैं हम लोग, जूल में। ठीक है भाई, जूल साहब के सम्मान में, रिस्पेक्ट में ही एच का मानी कि हीट का यूनिट रखा गया जूल। ओके, एनर्जी का यूनिट रखा गया एसआई यूनिट जूल। ठीक है, एसआई यूनिट जूल होता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। तो एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला हो गया, बहुत फेमस फॉर्मूला ये, याद रखना। इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, इसी को क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यानी जूल का तापन नियम, इसी नियम को बोलते हैं। तो समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा समझ में आ गया। बहुत ईजी है कि नहीं, जल्दी बताओ, ईमानदारी से बोलो आप लोग। चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो मैं आता हूँ व्हाइट पेज पे, मैं अपने नोट्स पे। सॉरी, ये उल्टा हो गया, सॉरी उल्टा हो गया, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, उल्टा हो गया। चलो ठीक है, हाँ आ गया फिर से। चलो यहाँ पर कोई बात नहीं है, होता है कभी कभी। चलो देखो, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो तो ये आपका मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख रखा है, चिंता नहीं करना। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, चिंता नहीं करना कोई बच्चे। तो डेफिनेशन हो गया, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये मैंने यहाँ लिख दिया है, आप लोग पढ़ लेना, मैंने समझा दिया आप लोगों को बहुत ईजी में। और उसके बाद जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है सर, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अगर एग्जाम में पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता ही पूछता है। तो जूल्स ऑफ हीटिंग अगर पूछेगा, जूल का तापन नियम पूछेगा, तो इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ तक लिख दो पूरा, ये फिगर बना दोगे। देखो मान लो कि क्या क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, हीट आई पे, करंट पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम भी ले लेना। ये वोल्टेज मैंने दिखा दिया, वोल्टेज के साथ तो रिलेट होगा ही, जब तुम्हारा आई आ रहा है तो वोल्टेज भी होगा उसका, उस रजिस्टर का कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विभवांतर होगा। तो देखो मैंने लिखा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार, द हीट एच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन करंट आई फ्लोज, करंट आई फ्लो करता है थ्रू अ रजिस्टर आर, जिसका रेजिस्टेंस आर है, और टाइम टी है, टाइम कितना, टाइम तक उसमें करंट फ्लो करता है, आई टाइम तक। ओके, गिवन बाय एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये हो गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, बात खत्म। ओके, तो ये एग्जाम में आप पूछेगा कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, तो एग्जाम में ये डेफिनेशन लिख दोगे, ये वाला इतना ही बात है, ये फिगर बना दोगे और फॉर्मूला लिख दोगे। हिंदी वाले बच्चे ये लिख देंगे, हिंदी वाले बच्चे। ठीक है, चलो कुछ नहीं है, बहुत ईजी है जूल्स। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का अगर प्रूफ पूछ दें, प्रूफ यानी कि बोलेगा प्राप्त करो, ऑब्टेन करो, फॉर्मूला ऑब्टेन करो, या बोलेगा ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो अगर तुमको फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए बोलेगा, तो ड्राइव देखो, फॉर्मूला ड्राइव मैंने कर दिया, देखो यहाँ पे मैंने फिगर देखो। क्या होता है, हीट क्या होता है, हीट होता है वर्क डन, मैंने बताया वर्क डन को हीट कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो हीट को लिख दो वर्क डन, यानी वर्क मैंने किया गया कार्य। ठीक है, चलो तो डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, भी इक्वल टू, मैंने पढ़ा पिछला लेक्चर में, पहला दूसरा या तीसरा लेक्चर में, पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ पढ़े थे हम लोग, जहाँ पे विभवांतर पढ़े थे। तो विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, भी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू बाई क्यू, भी इक्वल टू विभवांतर बराबर कार्य बटा चार्ज। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, भी क्यू, यस क्रॉस गुना कर दो। बहुत ईजी है कि नहीं, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी आसान है कि नहीं, जल्दी जल्दी बताओ, मैं थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ। तो भी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, अब भी क्यू हो जाएगा, और डब्ल्यू का वैल्यू रख दो वहाँ पे। जो हीट होता है भाई डब्ल्यू होता है, मैंने बताया था आपको, भी क्यू रख दिया। अब बताओ क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आई टी होता है। कैसे हो गया सर आई टी, देखो तुम्हारे सामने में मैंने प्रूफ में एक एक बात का ख्याल रखा आप लोगों के लिए, कि जिस बच्चे को नहीं भी आता वो भी गौर से देखेगा तो समझ में आएगा, बहुत आसान टॉपिक है। तो आई इक्वल टू का पढ़ते हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, विद्युत धारा का परिभाषा। तो विद्युत धारा का परिभाषा पढ़ते हैं क्यू आई टी, आई इक्वल टू के बाद यहाँ से क्यू को अकेला करो, क्यू को अकेला करो तो क्यू इक्वल टू आई टी हो जाएगा। दो कोई एक फॉर्मूला याद, सर पे बोझ मत डालो, हर फॉर्मूला तुमको याद नहीं रहेगा एग्जाम तक। तो मैं आप लोगों को अक्सर बोलता हूँ कि फॉर्मूला को एक याद रखो, डेफिनेशन वाला फॉर्मूला याद रखो, और वहाँ से सारे फॉर्मूला निकल जाएंगे। तो आई इक्वल टू क्यू बाई टू याद होता है, हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा का परिभाषा होता है द फ्लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ओके, या चार्ज पर यूनिट टाइम। ओके, विद्युत धारा के आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था। तो क्यू इक्वल टू आई टी रख दो यहाँ पे। तो देखो भी इक्वल टू तुमने डब्ल्यू इक्वल टू भी को रख दिया, क्यू का वैल्यू रख दिया आई टी रख दिया यहाँ पे। अब भी का ओम्स लॉ पढ़े थे, भी इक्वल टू आई आर, यहाँ पर आई आर रख दो। तो आई का हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला प्रूव हो गया। देखो कितना इजी प्रूव है, 3-4 लाइन में, 3-4 स्टेप में प्रूव हो गया, आई स्क्वायर आर टी हो गया ये। तो जूल्स लॉ का अगर तुमको प्रूफ पूछेगा कि सर प्रूफ क्या होता है, एग्जाम में पूछेगा प्रूफ बताओ, तो प्रूफ प्रमाण, ये मैंने प्रूफ लिख दिया। ओके, बोलेगा ऑब्टेन करो। उसका तो मैंने एक और तरीके से वो जूल्स लॉ को यहाँ बोला है, पढ़ाया लिखाया एग्जाम में। तुम जूल्स लॉ को ये नहीं लिखना है, समझने के लिए लिख दिया मैंने, एच स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। एच किसी पर बात पर डिपेंड कर रहा है, आई पर डिपेंड कर रहा है, आर पर डिपेंड कर रहा है, टी पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर एच आई के साथ रिलेशन बताओगे तो आर टी को कांस्टेंट रख दोगे, अगर आर के साथ रिलेशन बता रहे हो तो आई टी को कांस्टेंट रख दोगे, टी के साथ रिलेशन बता रहे हो तो आई आर को कांस्टेंट रख दोगे। ये तो बताए हुए हम,
आप लोगों को बहुत डिटेल से। अगर किसी बच्चे को ये प्रोपोर्शनलिटी साइन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, अगर ये पता नहीं है तो मेरा एक 11th का बेसिक साइंस है, उसमें मैंने ये प्रोपोर्शनलिटी साइंस का मतलब क्या होता है मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर कोई बच्चा को अगर ज़रा भी कन्फ्यूजन सर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन का मतलब क्या है, तो जाओ अब मेरे 11th का साइंस बेसिक साइंस, वो सबके लिए 9th का बच्चा भी देख सकता है, 10th का बच्चा भी देख सकता है, 11th का बच्चा भी देख सकता है, 12th का बच्चा भी देख सकता है, वो सारे बच्चों के लिए। सिर्फ 11th मैंने उस पर लिख दिया, लेकिन बेसिक साइंस है वो सबको आना चाहिए। तो 11th में मैंने शायद लेक्चर नंबर 4 है वो, लेक्चर 4 या 3, ओके। तो जाके मेरे जाओ 11th बेसिक साइंस, वहाँ पे आपको लिखा होगा प्रोपोर्शनलिटी साइन, ओके। तो वो देख लेना, लिखा होगा कि जो 11th में अगर ये नहीं जानते आप, साइंस में अगर ये नहीं जानते हैं, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का भी समझ में नहीं आएगा, उसमें हेडिंग है, तो देख लेना ये बात। तो ओके, हेडिंग मैंने क्या बताया, ओके, आप लोग देख लेना जाकर प्ले लिस्ट में जाकर के 11th बेसिक साइंस, ओके, बहुत काम आएगा। तो देखो आई, अगर आप आई के साथ रिलेशन बता रहे हो तो एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर अभी हम लोगों ने पढ़ा, जहाँ पे आर टी कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट मतलब नियत होना चाहिए, ओके, फिक्स। उसका बाद एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर आई और टी बच गया, आई टी कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आप एच को टी के साथ रिलेट कर रहे हो तो आई आर को कांस्टेंट कर दो, दोनों को मिला करके ये लिख दो, तीनों को मिला के एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, ये जो समानुपाती का चिन्ह है इसको हटाएंगे तो के लगा देंगे, के का मान 1 होता है ये साइन सिस्टम में, ये प्रैक्टिकल देखा गया, मैंने पहले बताया आपको, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला हर हाल में याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें आई क्या सर, इलेक्ट्रिक करंट, आर क्या सर, ये रेजिस्टेंस, टी क्या सर, टाइम, आई को विद्युत धारा बोलेंगे, आर को प्रतिरोध बोलेंगे, आई को टी को समय बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का साइन क्या होता है, एम्पियर, ये याद रखना। तो यहाँ पर लिख लो, तो मैं बता व्हाइट पेज पर जाता हूँ तुम लोग के लिए, रुको सारे बच्चे इसको लिखो, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, बताओ एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई क्या है पहले लिखो इसको अच्छा से, आई क्या है सर, आई है इलेक्ट्रिक करंट, लिख दो यहाँ पे, लिखो इंग्लिश में लिखो इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे लिखो इलेक्ट्रिक करंट, लिखो पूरा अच्छा से, इलेक्ट्रिक करंट है, हिंदी में लिखोगे विद्युत धारा, सब बच्चा लिखो, सबको लिखना है, इलेक्ट्रिक करंट लिख देना, अब ब्रेकर में लिखना है एम्पियर, क्या लिख देना, एम्पियर, यानी उसका साइन क्या होता है एम्पियर। आर लिख दोगे रेजिस्टेंस, इंग्लिश में हिंदी वाले बच्चे लिखोगे प्रतिरोध, यूनिट क्या होता है इसका, ओम होता है। और टी क्या सर, टाइम है, टी क्या है सर, टाइम, समय, टाइम लिख दो, टाइम को क्या लिखोगे हिंदी में समय, और इस टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, ओके। और एच क्या सर, हीट, एच लिखो, एच के बारे में लिखो, कहीं पर अटका दो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एच क्या सर, हीट हो गया, हीट का यूनिट क्या होता है सर, जूल, लिख देना जूल, हो गया, बात खत्म, क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा, चलो लिख लो अच्छा से, कॉपी में नहीं लिखा हुआ नोट्स में, लिख लेना कहीं पे, ठीक है, चलो समझ आ गया। तो ओम्स, अगर तुमको जूल्स लॉ पूछेगा ना एग्जाम में, तो ये डेफिनेशन लिख देना, हिंदी वाला बच्चा ये नीचे वाला लिख देना, जूल्स लॉ पूछेगा एग्जाम में तो कुछ नहीं करना, कितना बच्चे बहुत लंबा डेफिनेशन देता है, यहीं से यहाँ तक, हिंदी वाले बच्चे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, आई फिगर बना देना, हिंदी वाले बच्चे भी। और इंग्लिश वाले बच्चे जो लिखोगे वो इतना लिख दोगे, फिगर बना दोगे, ये डेफिनेशन लिख दोगे, और प्रूफ करने के लिए बोल देगा तो प्रूफ में बहुत ही सिंपल प्रूफ है, ये बहुत सिंपल प्रूफ है, ओके। उसका ये लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा है ये एक्स्ट्रा है आप लोगों के लिए, ठीक है, चिंता नहीं करना। अब बताओ ये जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया आपको, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसमें कितनी चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं, 4 क्वांटिटी है, एक एच हो गया, एक आई हो गया, एक आर हो गया, एक टी हो गया। इस 4 क्वांटिटी में कोई 3 क्वांटिटी दिया रहेगा तो चौथा क्वांटिटी बना लो, न्यूमेरिकल देखो बना के दिखाता मैं, देखो न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल बहुत अच्छा न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों के लिए रखा है, ये सारा एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, आप लोगों को एग्जाम में सीधे डिटो पूछ देगा, ओके। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक एक बात को ध्यान से देखो, पूरा बात समझ आएगा अच्छा से, बस खाली मन लगा के देखते रहो और सुनते रहो, ओके। चलो तो देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखो पहले, यहाँ मैं बताता हूँ, देखो हीट दिया हुआ है, देखो मैंने, अगर तुमको यूनिट याद है तो कभी नहीं भूलोगे, बताओ हीट का यूनिट क्या होता है, जूल, याद रखना जूल, ओके, ये लिखे रहना, मैंने बोला ना आप लोगों को कॉपी में नोट करके रखना, कभी भी पढ़ने के लिए बैठो स्टडी टेबल में बैठ जाओ और कभी लेट कर मत पढ़ो, पेन और कॉपी हाथ में होना चाहिए और कान में ईयरफोन होना चाहिए, तभी मजा आएगा पढ़ने में। ऑनलाइन इतनी ज़बरदस्त पढ़ाई मिल जाती है आप लोगों को कि आप लोग घर में बैठे बैठे बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई कर सकते हो, बस आप लोग पेशेंस रखो, सब्र रखो, एक एक बात को गौर सुनो, तो देखो सबसे बेहतर स्टूडेंट हो जाओगे तुम लोग। जो तुम लोग उम्मीद कर रहे हो कि हम लोग, तुम यूट्यूब पे तुम क्यों देख रहे हो, अच्छा होने के लिए ना, तो तुम ऐसे स्टूडेंट हो जाओगे कि तुम्हारी जो नाम है, तुम्हारे अच्छे स्टूडेंट में तुम्हारी नाम होगी, तो तुम चाहते हो कि तुम अच्छा करो लाइफ में, कुछ अच्छा बनो, माँ बाप का नाम ऊँचा करो, सर का नाम ऊँचा करो, तो उसके लिए तुमको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। यूट्यूब पर तुमको अच्छा से देखना पड़ेगा, वीडियो को एक एक बात को देखना पड़ेगा। यूट्यूब पर पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन बहुत शांति से आराम से लॉन्ग शॉर्टकट में पढ़ाने वाले बहुत हैं, लेकिन डिटेल से पढ़ाने वाले बहुत कम है। और साइंस में तुमको अगर डिटेल कोई नहीं मिल रहा है, फील नहीं आ रहा है, तो साइंस पढ़ने का मजा ही बेकार है, ओके, ठीक है। चलो तो देखो, तो आप लोगों को ओके एकदम इसी तरह प्यार करते रहना है, प्यार लुटाते रहना है, चलो ठीक है। और अगर मुझसे प्यार करते हो, मैं तो आप लोगों से प्यार करता ही हूँ, इसलिए आप लोगों के लिए इतना प्यारा प्यारा वीडियो बनाता हूँ, ओके। अगर प्यार करते हो तो आप लोगों को मेरे प्यार की कसम है कि आई लव यू सो मच। तो आप लोग अपने कमेंट के जरिए मुझे अपने प्यार का इजहार करो, अपने प्यार का इजहार करो और लिखो उसमें आई लव यू टू सर।
तुम लोग सबको प्यार आई लव यू करते रहते हो, कहते रहते हो। यार सर को भी कभी कभी आई लव यू बोल दो, ओके। तो अगर मुझसे प्यार करते हो, जरा भी प्यार करते हो, ओके, अगर मुझसे तुमने कुछ भी सीखा है तो कमेंट के जरिए लिख दो आई लव यू टू सर, ओके, आई लव यू सो मच बोल सकते हो। तो मुझे बहुत हिम्मत मिलेगा, बहुत ही आप लोग को तो मैं प्यार करता ही हूँ, प्यार करते हो, तुम लोग भी प्यार करते हो, तब तो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो। शेयर कर रहे हो, वीडियो को खूब शेयर करो, बिना बोले हो शेयर करते हो तुम लोग। उसके बाद दोस्तों में खूब बताते हो, तो अच्छी बात है। लेकिन अभी आप लोगों को एकदम मन की प्यार जताना भी होगा। जताना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। कहो सर नहीं नहीं ऐसा नहीं सर, मुझे आता है। चलो कोई बात नहीं, तो चलो आप लोगों को मेरी कसम है, मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ, ये तो है। आई लव यू सो मच मैंने बोल दिया आप लोगों को, आप लोग भी जताओ, ओके, हमको इजहार करो, बताओ कमेंट के जरिए कि सर आई लव यू सो मच सर, आई लव यू टू सर, ओके। चलो मैंने आप लोगों को बोल दिया, मैं अपना ड्यूटी पूरा कर लिया हूँ, आप लोग अपना ड्यूटी पूरा करो, ठीक है। तब मैं समझूंगा कि आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हो। आप प्यार जताओगे तो मुझे लगेगा हाँ मुझे प्यार करने वाले बच्चे बहुत हैं, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करूँगा, और भी मेहनत करूँगा, हिम्मत मिलेगा मुझे, ठीक है। चलो तो मैं आपको बता दूँ कि सॉरी, ओके, मैं थोड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल बताता हूँ। तो मैंने क्या बताया, हीट दिया, 100 जूल हीट दे दिया यहाँ पे। हीट प्रोड्यूस ईच सेकंड, ईच मतलब प्रति सेकंड, तो यहाँ पे लिखा हुआ हिंदी में प्रति सेकंड कि टाइम भी 1 सेकंड है, टाइम 1 सेकंड दे दिया है, और रेजिस्टेंस आर दे दिया है। अब बोला है पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है फॉर्मूला, V इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ में। तो आई पता चलेगा तब ना, रेजिस्टेंस तो पता है लेकिन आई पता चलेगा, तो आई कैसे निकलेगा, जूल्स लॉ से। तो H इक्वल टू हो गया 100 जूल, आर दिया और रेजिस्टेंस दिया और प्रतिरोध दिया और 4 ओम, और टाइम दे दिया 1 सेकंड। भी निकालना है, कितना आसान है। तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी रख दो, तो बताओ कितना आसान, तुम खुद से सोचो, देखो कितना आसान है, देखो कितना आसान है, तुम लोग खुद सोचो। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एच का वैल्यू 100 जूल है, यहाँ रख दो 100 जूल। दो न्यूमेरिकल से बच्चे भागते हैं, कितना आसान न्यूमेरिकल होता है, इतना आसान न्यूमेरिकल होता है कि बच्चा अगर छोड़ देता है। एग्जाम में तुमको एक नंबर भी यहाँ से नहीं कटेगा। अगर तुम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन तुम्हारा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बना दो तो नंबर नहीं कटेगा, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन तुम्हारा नंबर कर सकता है। ये बहुत आसान होता है, कोई ज़्यादा इसमें हाथ पैर भी नहीं भाजना, बहुत ईजी होता है, कैलकुलेशन सिर्फ थोड़ा सा आना चाहिए। तो एच का वैल्यू 100 रख दिया मैंने, आई स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता है, आई को रहने दो, और आर का वैल्यू 4 ओम है, ओके। और टाइम दिया हुआ 1 सेकंड, क्योंकि ईच सेकंड बोल रहा है। वैल्यू पुट कर दो, 25 फोर जो 100 हो जाएगा, ओके। 100 मैंने रख दिया, ओके। 25 हो गया, स्क्वायर हटाएंगे, या स्क्वायर है नहीं है, ये 4 ना हो गया, 4 से काटो 25 हो गया, और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा 25 पे, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 एम्पियर, हो गया 5 एम्पियर करंट आ गया। अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए यानी कि वोल्टेज चाहिए। तो V इक्वल टू क्या होता है ओम्स लॉ में, V इक्वल टू आई आर लगा दो, आई का वैल्यू 5 एम्पियर आ गया, 5 एम्पियर, और आर का वैल्यू 4 ओम था, 5 ओम 20 वोल्ट आ गया। बहुत ईजी है, कितना ईजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका एग्जाम में, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक और देखो कितना आसान क्वेश्चन है, खुद से देखो। एन इलेक्ट्रिक आयरन है, आयरन कितना ओम का रेजिस्टेंस का, 20 ओम का रेजिस्टेंस का है, ठीक है। और करंट कितना फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, सिंपल बात है। आर दे दिया, उसके बाद तुमको 5 एम्पियर करंट भी दे दिया, और हीट टाइम कितना तक लिया, 30 सेकंड तक टाइम भी दे दिया। लो आर आई और टाइम 30, एच निकालना है, एच का फॉर्मूला लगा दो, कुछ भी नहीं है। इतना आसान क्वेश्चन तो क्या हो सकता है। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ओके। चलो को आई स्क्वायर आर टी, आई का वैल्यू हो गया तुमको 5 रखा हुआ है, टाइम का वैल्यू 30 सेकंड, और आर का वैल्यू 20 ओम 20 ओम रखा हुआ 20 ओम। तो 5 का स्क्वायर देखो ना, आर का वैल्यू 20 ओम है, देखो ना यहाँ पे आर 20 ओम है, आई 5 एम्पियर है, 30 सेकंड है। तो 20 यहाँ रख दो ना, 20 5 का स्क्वायर का आई स्क्वायर होता है टाइम का 30 सेकंड, ओके। यूनिट जूल में आएगा, तो कोई यूनिट रखने की जरूरत नहीं है, जूल में आंसर आएगा। तो जूल देखो, तो गुना कर लो, 5 का स्क्वायर 25, 20 से अच्छे 2 से 6 600 हो गया, कितना आसान है। 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 का 150, और 2 जीरो है तो 150 पे 2 जीरो, 15,000 जीरो, 15,000 जूल यहाँ पे छोड़ देना। इसको आंसर में तो किलो जूल में बदल सकते हो, 15,000 को 1,000 से भाग कर दोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो किलो जूल में बदल जाएगा, 3 तो हो जाएगा 15 किलो जूल। आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो 15 किलो जूल, लेकिन ऐसे लिखा था साइंस में, हमेशा साइंस में फिजिक्स में आंसर हमेशा 10 के पावर में लिखते हैं हम लोग, 10 के पावर में, ओके। इसलिए मैंने बोला आप लोगों को कि थोड़ा सा बेसिक साइंस से जाकर पढ़ लोगे ना। 11th का मैंने बेसिक साइंस पढ़ाया, उसको जाकर देखो। तुम लोग फालतू कितना वीडियो देखते हो, 11th का वो वीडियो देख लो, बहुत फायदेमंद है, बहुत यूजफुल है, बहुत तुमको साइंस से प्यार हो जाएगा, ऐसा प्यार होगा कि साइंस से तुमको मजा आ जाएगा। तो बेसिक जाकर साइंस न्यूमेरिकल बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगा, तुम लोगों को कभी दिक्कत नहीं होने वाला है, ओके। इसलिए मैं कहता हूँ कि जाकर बेसिक देख लो, 11th का बेसिक साइंस मेरे चैनल पे जाओ, प्ले लिस्ट पे मिल जाएगा 11th का बेसिक साइंस। वो सबके लिए, 9th के लिए भी है, 10th के लिए भी, 11th के लिए भी, 12th के लिए, सबके लिए। मैंने झूठ में उसका 11th का नाम रख दिया है, लेकिन आप लोग समझ जाओ बात को। चलो तो देखो यहाँ पर कितने जीरो है, 1 2 3 जीरो है, 3 जीरो, तो पॉइंट यहाँ लो, पॉइंट 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ बैठा दो, चौथे डिजिट पे यहाँ पे बैठा दो। तो चौथा चारों डिजिट हो गया, तो 10 का पावर 4 लगा दो, तो ये हो गया तुमको 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल का। 4 अंक है, 1 अंक 2 अंक 3 जीरो, 1 5 हो गया। 4 अंक के बाद मैंने एक डेसिमल बैठाया, ओके। तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद मैंने डेसिमल बैठाया, तो 10 का पावर 4 जूल ले लेंगे, बात खत्म हो गया। कितना हो गया, ये हीट हो गया, कितना आसान है। चलो तीसरा एग्जाम्पल देखो, तीसरा एग्जाम्पल मैंने सब क्वेश्चन चुन चुन के आप लोगों के लिए लाया, चुन चुन के क्वेश्चन मैंने लाया आप लोगों के लिए।
देखो 96,000 कूलम चार्ज दे दिया तुम्हारा, क्यों मालूम है? चार्ज इन 1 आवर, टाइम भी दे दिया 1 घंटा, 1 आवर टाइम दे दिया 1 घंटा, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया 50 वोल्ट। इस सवाल को दो तरीके से बना सकते हो, दो तरीके से। एक तरीका तो सिंपल है, देखो चार्ज भी दे दिया, पोटेंशियल। मैंने जब तुमको नोट्स में पढ़ा रहा था मैं बोला था, जब मैंने ओम्स लॉ, मैंने कि जूल्स लॉ को प्रूफ किया था, तो जूल्स लॉ का फॉर्मूला क्या हुआ है? H इक्वल टू डब्ल्यू ही तो वी होता है, H इक्वल टू डब्ल्यू क्यू हो गया। ये भी इस्तेमाल हो सकता है। हीट अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है तो तुम ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, वी क्यू, वी इंटू क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, विभवांतर इंटू आवेश, याद कर लो। तो डायरेक्टली तुम वी क्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बहुत आसान मेथड है। टाइम का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, देखो ना, टाइम चार्ज दिया 96,000 कूलम और तुमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया 50 वोल्ट, हमको टाइम से कोई मतलब ही नहीं है, टाइम का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखो H इक्वल टू वी क्यू हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली गुना हो जाएगा। तो 96 पंचे 480 है, 4 जीरो पहले से था, 1 जीरो 5 जीरो हो जाएगा, 5 जीरो ले लो, 1 पॉइंट बता दो, ये 5 तो जीरो है। अब 4 पॉइंट लेना है, आंसर हमेशा 1 और 10 के बीच में लाना है इसको, 1 और 10 के बीच में। तो 4.8 तो 10 का पावर 5 जीरो हो जाएगा। ये गलती हो गई यहाँ पे, लग रहा है गलती तो लग रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मैं बता दो क्या गलती हो गया। होता है माइनर मिस्टेक हो गई, 5 जीरो तो यहाँ से हुआ, 1 जीरो यहाँ, 6 होना चाहिए, ये 6 होना चाहिए, क्योंकि दो 5 जीरो है। अब फिर उसके बाद तुम्हारा पॉइंट एक और मैंने 4.8 के बीच में लिया, एक 8 भी हो गया, 6 डिजिट होना चाहिए। तो 6 डिजिट के लिए 6 जीरो, तो 6 10 का पावर 6 होना चाहिए, तो 6 जीरो, ये 10 का पावर 6 कर देना, मिस्टेक हो गया है। होता है यार, हम लोग इंसान ही हैं, कोई गॉड नहीं है, ठीक है, मिस्टेक होता है, लेकिन पढ़ाने में गलती नहीं होगा, ओके, लेकिन लिखने में गलती हो सकता है। तो 10 का पावर 6 जूल, सही कर लेना, ये 10 का पावर 6 जूल है। 4.8 इंटू 10 का पावर 6 जूल, इसको मेगा भी बोलते हैं, मेगा। तो तुम इसको आंसर लिख सकते हो 4.8 मेगा जूल, मेगा लिखते हैं, इसलिए बेसिक साइंस में कर रहा हूँ आप लोगों को पढ़ने के लिए, सब सीख जाओगे, मेगा, गीगा, टेरा, किलो, सब सीख जाओगे। चलो एक मेथड तो ये हो गया भी इक्वल टू। अब तुमको सर हम H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी नहीं लगा सकते हैं सर, ये नहीं लगा सकते आप जो पढ़ाए हैं, हाँ वो भी लगा सकते हो। तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी निकालने के लिए क्या होगा कि तुमको आई पता नहीं है, तुमको यहाँ पे क्या क्या पता है बताओ, क्यू पता है, टी पता है और तुमको भी पता है। तो क्या करो, क्यू से तुम निकाल लो पहले आई, क्यू टी से आई निकालो। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू, दूसरा मेथड, फर्स्ट मेथड तो बहुत ईजी है, H इक्वल टू वी क्यू लगा दो, वी क्यू, ये फॉर्मूला मैंने बोला इस हीट का फॉर्मूला, वी क्यू जो प्रूफ किया था मैंने। W इक्वल टू वी क्यू होता है ना भाई, W वर्क ही तो हीट होता है, तो डायरेक्टली ये सवाल बन गया, बहुत ईजी है, टाइम की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन तुमको सर नहीं, हम H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी ही लगाना चाहते हैं, तो आई पहले निकालो क्यू बाई टी से। तो क्यू तो दिया हुआ है 96,036, टाइम दिया हुआ है तुमको 1 घंटा, 1 घंटा, घंटा को पहले सेकंड में बदलो, क्योंकि घंटा ऐसा यूनिट नहीं है, आवर जो है, आर जो है, टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड है, घंटा तो नहीं है। तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, एक मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 इंटू 60 कर दो, 3600 सेकंड हो जाएगा। 1 घंटा में 3600 सेकंड, 3600 डिवाइड कर दो, काट दो, 80/3 हो गया, 80/3 एम्पियर आ गया, जीरो जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, 36 पंचे काटो, 12 36 12 96, अच्छी हो गया, 80/3 एम्पियर आ गया, इलेक्ट्रिक करंट आ गया, आई पता चल गया। अब मुझे टी पता है, अब क्या करो, आप रेजिस्टेंस निकाल लो। रेजिस्टेंस कैसे निकालो सर, तो वी इक्वल टू जानते हो, वी इक्वल टू आई आर होता है, तो आर इक्वल टू वी बाई आई, क्योंकि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी ना लगाना है तुमको, तो रेजिस्टेंस चाहिए ना, चाहिए, तो रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, वोल्टेज पता है, तो आर इक्वल टू वी बाई आई, भी तुमको पता है यहाँ 50 वोल्ट, और आई का वैल्यू 80/3 आ गया, काटो, जीरो जीरो कैंसिल, 5 से 15/8 आ गया। अब तुम आप निकाल फॉर्मूला लगा दो, आई स्क्वायर आर टी, ओके। कहो सर बड़ा हो गया, ये बड़ा नहीं है, तुमको मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, कि चाहे 2 मेथड से बनाओ, तीसरा मेथड कोई मैटर नहीं करता है। तो आई स्क्वायर आर टी, आई का वैल्यू हो गया, आई स्क्वायर 2 वाली तो 80/3, और आर हो गया 15/8, ये निकाल दिया मैंने, ओके, काट के 0 0। उसके बाद टाइम का वैल्यू करना 3600 सेकंड, अब काट कूट करो, चलो 8 से 8 कट जाएगा, 10 हो जाएगा। ये थोड़ा मैं बड़ा करके बता रहा हूँ, देखो कैलकुलेशन में तुम लोगों को दिक्कत हो सकता है यहाँ पे, जो कैलकुलेशन में करके दिखाता हूँ, ओके, थोड़ा सा वेट कर लेना, ओके, बहुत आसान है, देखते रहो। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, तो देखो ये 0 से ये 0, देखो 8 दाएँ 10 हो जाएगा ये, ओके, 3 3 3 9 चौका 36, 4 हो जाएगा ये, ओके। चलो तो ये देखो 10 80 10 80 आई 15 ये आई 400 बच गया, 400। अब गुना कर दो, 5 चौका 60 60 8 8 छः 48, ये 48,000 जीरो जुल हो गया, 48 पे 5 जीरो जुल हो गया। फिर यहाँ भी मिस्टेक हो गया भाई, 6 जूल होना चाहिए भाई, बात 4.8 10 का पावर 6 जूल होना चाहिए, जूल लिख देना, जूल छूट गया। तो ये 4.8 आंसर क्या है, मैंने लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 4.8 10 का पावर 6 जूल है, 6 लिखा हुआ है, 10 टू द पावर 6 लिखा हुआ है, मिस्टेक हो गया है, ओके। आंसर सही कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। सेकंड मेथड भी मैंने बता दिया, देखो मैं हर मेथड से बताता हूँ, ताकि आप लोगों को जो भी एग्जाम में आ जाए सब मेथड आना चाहिए, ओके, ताकि आप लोगों को जो भी एग्जाम में समझ में आ जाए, समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूला यहाँ पे क्यों लगा, यहाँ पे क्यों नहीं लगा, ये रीजन समझ में आना चाहिए। चलो ये समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि तीनों न्यूमेरिकल बहुत अच्छा था, प्यारा था, और न्यूमेरिकल में अगला लेक्चर में लेकर आ रहा हूँ, बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल सब आने वाला है। अगला लेक्चर में आपको ये चैप्टर का डर ही खत्म हो जाएगा न्यूमेरिकल से, इतना ईजी न्यूमेरिकल है इसका। चलो आ जाओ। अब एप्लीकेशन, मैंने बताया था इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, लास्ट स्लाइड है, उसमें मैं एप्लीकेशन करने वाला हूँ। तो ये एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों का एकदम ध्यान यहाँ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एप्लीकेशन पे आते हैं। अब ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ, मैंने पहले बता दिया आप लोगों को कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारे लिए फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। तो नुकसानदायक वाली बात तो हम करेंगे नहीं, ओके। हम लोग फायदेमंद की हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग यूज़ कहाँ कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर टॉपिक दिखाया, एनसीईआरटी का टॉपिक है ये, देखो का लिखा हुआ है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्यवहारिक उपयोग, मानी उसका क्या उपयोग है,
क्या डेली लाइफ में यूज़ है। तो पहला उपयोग है इलेक्ट्रिक बल्ब। पहले वाला टाइम वाला याद है बल्ब, अभी तो एलईडी बल्ब आ गया है। पहले एक बल्ब होता था, अभी भी तुम लोग घर में होगा, जो लाल लाल जलता है, देखिए लाल 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 जलता है, एक बल्ब के अंदर होता है इस करके लाल लाल जलता है, ये जलता रहता है, उसके अंदर फिलामेंट होता है, वो बल्ब जो होता है उसको इलेक्ट्रिक बल्ब कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर क्या होता है, ये जो भाई हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करता है, वो हीट प्रोड्यूस होता है। तो जो उसके अंदर जो वायर है, ये जो अंदर में बना हुआ जो चमकता है, ग्लो करता है, जो चमकता है, ओके, जो जलता है, वो फिलामेंट कहलाता है। फिलामेंट हिंदी में तंतु बोलते हैं। ओके देखो यहाँ में मैंने फिगर बना दिया आप लोगों के लिए। मेरा ड्राइंग तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने बल्ब आपको लिए बनाया। ये बल्ब ऐसे बनाया था, इसके अंदर जो है ये पूरा बल्ब को एक ग्लास से घेर दिया गया, ग्लास है, ये ग्लास लिख देना, ठीक है। चलो, तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही काम करता है। तो जो बल्ब होता है, जो गोल वाला बल्ब जो था पहले, जो लाल लाल जलता था, ओके, तो उसके अंदर एक ऐसा टाइप का वायर होता है, तार होता है, उसके अंदर एक कंडक्टर होता है, ये टंगस्टन, ये फिलामेंट का बना, मैंने इसको फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट तंतु। तो ये बल्ब का फिलामेंट है, यही गर्म होता है, यही जलता है, ठीक है। अब ये फिलामेंट की क्या खास बात है बताओ। ये गर्म होगा तो जलेगा, गर्म होगा ताकि, ओके, अब कोई चीज़ देना, तुम सोचो कि कोई चीज़ जैसे मान लो गर्म होता है, कोई चीज़ गर्म होता है तो गल भी सकता है, वो पिघल भी सकता है, मेल्ट भी हो सकता है। लेकिन ये एक ऐसा मेटल का होता है, अगर मान लो मेल्ट हो गया तो ये तो जल्दी बल्ब खराब हो जाएगा, बहुत जल्दी बल्ब खराब हो जाएगा। तो ये एक ऐसा मेटल का बनाया जाता है ताकि ये जल्दी गले नहीं, माने ये जल्दी मेल्ट ना करे, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, इसका गलनांक उच्च होना चाहिए। तो ये फिलामेंट जो बना होता है ना बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो बना होता है टंगस्टन का, डब्ल्यू से लिखा जाता है टंगस्ट को, ओके। टंगस्टन एक मेटल है, धातु है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट, ओके, मेल्टिंग पॉइंट याद ना 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, इतना है। सोच लो आयरन जो है 1535 डिग्री सेल्सियस में पिघलता है, ओके, 1535 डिग्री सेल्सियस, ये कितना 3380 डिग्री सेल्सियस, कि इतना ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट है कि कितनों इसको तुम हीट कर दो जल्दी गलेगा नहीं, गलेगा नहीं तो ख़राब नहीं होगा जल्दी। सुनो कि बहुत दिन तक चलता है बल्ब, है ना, ये बल्ब बहुत जलता है। तो ये जो हीटिंग इसका जो फिलामेंट है, याद ना बात को, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसका फिलामेंट क्या चीज़ का बना होता था, टंगस्टन का। मैंने लिख रखा नोट्स में, डोंट वरी। क्यों टंगस्टन का यूज़ होता है सर? टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, गलनांक उच्च होता है, ओके। तो फिलामेंट ऑफ दी बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, ओके, इज मेड बाय टंगस्टन मेटल। वाई? टंगस्टन हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस, 3380 डिग्री सेल्सियस, बहुत हाई होता है, बहुत हाई। पहली बात तो ये कि ये ऐसे मटेरियल का बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सुनो, इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। रेजिस्टिविटी जिसका हाई होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हाई होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस तो ज़्यादा ग्लो करेगा, बल्ब ज़्यादा जलेगा। तो दो प्रॉपर्टी हो गई टंगस्टन की। टंगस्टन मेटल की रेजिस्टिविटी हाई होती है, यानी प्रतिरोधकता उच्च होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और दूसरा की मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, यानी कि उसका गलनांक कुछ होता है, जल्दी गलता नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो मैंने लिख दिया, देखो यहाँ पे नोट में, टंगस्टन इज यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ द बल्ब। टंगस्टन जो है बल्ब का तंतु टंगस्टन का बनाया जाता है। क्यों? रीजन देखो, रीजन सुनो, मैंने रीजन लिख दिया। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट? 3380 डिग्री से एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, देख लेना। मैंने उसे इसका गलनांक कुछ होता है, हिंदी में मैंने लिख रखा है। इट्स रेजिस्टिविटी इज हाई, इसका प्रतिरोधकता उच्च होता है, मैंने लिख दिया पहली बात। चलो, अब बल्ब का दो प्रॉपर्टी हो गया, मैंने बल्ब का नहीं, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है, ये जो फिलामेंट है ना, ये फिलामेंट का दो प्रॉपर्टी हो गया। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और रेजिस्टिविटी हाई होती है। चलो, अब इसको चारों तरफ से एक ग्लास से, इसको ग्लास के एक बर्तन से ढक देते हैं, जो पैक रहता है, नीचे से इसको पलक में लगाते हैं, जलता है, ठीक है। अब ये कांच का जो बर्तन है, अब अंदर में मान लो ऑक्सीजन रहा, तो जानते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई चीज़ जलने लगेगा। अब यहाँ पर जो जलेगा, ये आग जो निकलेगा तो आग तो और जलने लगेगा, जलेगा पूरा बल्ब। जो कांच का जो बर्तन है, ये बर्तन पूरा खराब हो जाएगा, कांच का बर्तन फूट सकता है, फूट जाएगा तो फिर ये जल्दी रहेगा नहीं देर तक, ये पूरा सर्किट ही खराब हो जाएगा, पूरा बल्ब ही खराब हो जाएगा, जलेगा ही नहीं बल्ब, उतना अच्छा से रोशनी नहीं देगा, फैलेगा नहीं। तो ये इस बल्ब के अंदर क्या करते हैं कि इसमें से जो गैस होता है, ऑक्सीजन गैस, क्योंकि ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में ही कोई चीज़ जलेगा, यानी ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसको बोलते हैं कि वो जल जाता है, बर्न हो जाता है। तो ये कांच की जो, अगर ऑक्सीजन रहेगा तो कांच की दीवार जो है काली हो जाएगी, दीवार पे काला काला गैस का लेयर चढ़ जाएगा, तो दिखाई नहीं देगा, अंधेरा हो जाएगा, पूरा खराब हो जाएगा, बल्ब जल्दी खराब हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि इसमें से इस ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाल देते हैं। ऑक्सीजन गैस को बाहर क्यों निकालते हैं सर? ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो सके। किसका ऑक्सीडेशन? फिलामेंट का ऑक्सीडेशन ना हो सके। फिलामेंट का ऑक्सीडेशन ना हो, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर कि ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाल के इसमें इनर्ट गैस डाल देते हैं। इनर्ट गैस जैसे नाइट्रोजन गैस, आर्गन गैस, हीलियम गैस, ये सब नाइट्रोजन गैस सब, ये सब जो है इनर्ट गैस है। इनर्ट मतलब ज़्यादा रिएक्शन नहीं करता, ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, बहुत ही कम रिएक्टिव होता है ये। तो नाइट्रोजन गैस, आर्गन गैस इसके अंदर भर देते हैं ताकि इसका ऑक्सीडेशन ना हो। किसका ऑक्सीडेशन ना हो? इसका फिलामेंट का ऑक्सीडेशन ना हो, उसका उपचयन ना हो, उसका मतलब कि वो जले नहीं, बर्न ना करे, ठीक है। तो मैंने रीजन दे दिया यहाँ पर, देखो एग्जाम में लिखा हुआ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओके देखो लिखा हुआ है, तो मैंने लिखा द बल्ब इज फिल्ड विथ नाइट्रोजन एंड ऑर्गन गैस। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ कि बल्ब के अंदर कौन गैस भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस और आर्गन गैस। ओके ये इनर्ट गैस है। टू अवॉइड ऑक्सीडेशन ऑफ द फिलामेंट, तंतु के उपचयन को रोकने के लिए, उपचयन या इसको बोलो ऑक्सीडेशन, या इसको बोलो कि इसका जो माने कि जलने वाला जो प्रक्रिया है उसको रोकने के लिए, जलने से बचने के लिए बल्ब में नाइट्रोजन गैस आर्गन गैस भर दी जाती है, मैंने लिख रखा है ये। तो पहला हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब में। इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। क्यों टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, यानी गलनांक उच्च होता है बहुत ज़्यादा, और उसका रेसिस्टिविटी उच्च होता है, और उसके बाद उसके अंदर नाइट्रोजन और आर्गन गैस, इनर्ट गैस भर दी जाती है ताकि उसके ऑक्सीडेशन ना हो पाए, उसका ऑक्सीडेशन से वो बच जाए। चलो दूसरा एप्लीकेशन सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फ्यूज। क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या सर, तुम लोग जानते हो घर में इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, देखोगे जहाँ पे तुम्हारा ये लगा होगा, तुम्हारा बोर्ड लगा होगा, जहाँ पर स्विच का बोर्ड लगा होगा, उस बोर्ड में देखोगे एक तो इंडिकेटर होगा जो जलता रहता है, इंडिकेटर के बगल में देखोगे स्विच लगा रहता है, स्विच माने एक फ्यूज रहता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करता है, तुम लोग देखे होगे कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करता है कि ये सेफ्टी डिवाइस है। अगर मान लो कि किसी का हमारे सर्किट में दो तरह का अक्सर प्रॉब्लम दिखाई देता है, एक शॉर्ट सर्किट होता है, सुनते होगे शॉर्ट सर्किट, इसके बारे में डिटेल से अगला लेक्चर में बात होगा कभी ना कभी, ओके बताएंगे हम डिटेल से इसके बारे में। इसको हिंदी में बोलते हैं लघु पतन। क्या बोलते हैं इसको, लघु पतन, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट समझाया, क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। चलो उसके बाद एक होता है ओवरलोडिंग। क्या होता है सर, ओवरलोडिंग। कैसे होता है, क्यों होता है, इसका रीजन हम अगले लेक्चर में बताएंगे। ओवरलोडिंग इसको बोलते हैं अतिभारण। ओके सर्किट में दो तरह का प्रॉब्लम होता है। क्या होता है, शॉर्ट सर्किट अगर होगा ना तो जो लाइव वायर होता है और जो न्यूट्रल वायर होता है सट जाता है, मैंने गर्म ठंडा तार सट जाता है। सटने से क्या होता है, करंट में सर्किट में बहुत ज़्यादा फ्लो करने लगता है, और जब ज़्यादा करंट फ्लो करने लगेगा तो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। जब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है तुम्हारा, जो डिवाइस तुम यूज़ करो, चाहे हीटर चाहे फ्रीज, वो जल सकता है, ख़राब हो सकता है, जल जाएगा। नुकसान एक तो इंसानों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है, माने इंसान भी उसमें, उसको भी हार्म हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। और दूसरा कि वो जो तुम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करो वो डिवाइस भी ख़राब हो जाएगा, वो तुम्हारा जो फ्रीज व्रीज यूज़ करो वो भी ख़राब हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये ओवरलोडिंग से और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, मैंने जो बात बोल रहा हूँ गौर सुनना, ओवरलोडिंग से और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सर्किट में इलेक्ट्रिक फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, विद्युत फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। ओके विद्युत फ्यूज में क्या होता है कि उसके अंदर एक मैंने क्या ऐसे करके अंदर में सुना, जैसे ये है ना, इसके अंदर तार होता है, तार को जोड़ देते हैं, ऐसा करके तार को जोड़ देता है। ये तार ऐसा होता है कि तार का ये मेल्टिंग पॉइंट बताओ ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, माने करंट, माने मान लो कि ये इसका एक रेटिंग होता है, रेटिंग में समझते हो कि इसका एक कैपेसिटी होता है, क्षमता होता है, इसका पावर रेटिंग होता है। तो माने कि एक फ्यूज जो मार्केट में मिलता है उसका मान लो 5 एम्पेयर का रेटिंग है, 5 एम्पेयर का रेटिंग है, यानी क्या हुआ कि ये इससे तुम अगर 3 एम्पेयर का करंट फ्लो करोगे तो ये टूटेगा नहीं, चलेगा। 2 एम्पेयर का करंट फ्लो करोगे तो फ्लो कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुमने 4 एम्पेयर का करंट फ्लो किया तब भी चलेगा, 5 एम्पेयर का करंट फ्लो किया तब भी चलेगा। लेकिन जैसे तुमने 6 एम्पेयर का करंट किया, ये गल जाएगा, ये टूट जाएगा, हट जाएगा, ये टूट जाएगा, करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा, सर्किट से करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। तो तुम अगर मान लो यहाँ पे कोई भी तुम इंस्ट्रूमेंट लगाए हो, इस इंस्ट्रूमेंट में करंट जाएगा ही नहीं जाएगा। तो ओवरलोडिंग या मान लो कि बहुत ज़्यादा, मान लीजिए जैसे 5 एम्पीयर का ये कैपेसिटी था इसका, ओवरलोडिंग के केस में या शॉर्ट सर्किट केस में करंट बढ़ जाता है, और करंट बढ़ जाएगा तो ये गल जाएगा, पिघल जाएगा, मेल्ट कर जाएगा तो ये टूट जाएगा तो करंट आगे जाएगा नहीं। करंट जब आगे जाएगा नहीं तो तुम्हारा जो डिवाइस है वो जलेगा नहीं, तुमको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो ये सर्किट टूट जाता है और करंट को फ्लो को रोक देता है, ठीक है, सर्किट को मैंने कि ये ओपन कर देता है, तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो ये इसकी फ्यूज की एक कैपेसिटी होती है 5 एम्पीयर का कैपेसिटी, अगर उसका 5 एम्पीयर का रेटिंग है, यानी 5 एम्पीयर तक वो करंट को फ्लो करने देगा अपने से होकर के। जैसे ही 5 एम्पीयर के करंट से ज़्यादा बढ़ा तो वो टूट जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। तो ऐसा मटेरियल का उसका विद्युत फ्यूज बनाया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज का जो वायर होता है वो ऐसे मटेरियल का बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए, चलिए बताओ, कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, लो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लो रहेगा तब तो गलेगा, मेल्ट करेगा जल्दी। अगर जैसे करंट फ्लो किया वो टूट जाना चाहिए, बात खत्म। तो मैं लिखा हुआ देखो, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, ये एक सुरक्षा की एक युक्ति है। एग्जाम में अगर पूछा तो ये डेफिनेशन लिख देना, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस, इट इज यूज टू प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए इस्तेमाल किया था, मैंने बहुत अच्छे लैंग्वेज में लिख दिया आप लोगों के लिए। ये सुरक्षा की एक युक्ति है, इसका उपयोग लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट अति भारण से बचने के लिए सुरक्षा में किया जाता है, परिपथ में, ठीक है। चलो अब इसका इस्तेमाल मैंने लिखा कि इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया था, द मटेरियल विच इज यूज टू मेकिंग फ्यूज हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये अक्सर जो है जिस फ्यूज जो बनाया जाता है, फ्यूज में जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो एलॉय इस्तेमाल होता है, मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है, जिसमें एलॉय होता है, जिसमें ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स होता है, जिसमें कम से कम एक मेटल होना चाहिए, मिश्र धातु, ओके एलिमेंट्स। अब इसमें क्या होता है, जैसे सुना
एक जैसे कि एक एलॉय है लेड का और टिन का, लेड और टिन का, ये ऐसा मेटेरियल एलॉय है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ओके, कॉपर और टिन या तो ये इस्तेमाल करो या तो ये इस्तेमाल करो, कोई एक का इस्तेमाल किया था इलेक्ट्रिक फ्यूज में, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा समझाने के लिए। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि 5 एम्पियर रेटेड फ्यूज का मतलब क्या हुआ कि कोई फ्यूज का 5 एम्पियर रेटिंग है, रेटिंग लिखा हुआ उस पर, तो रेटिंग मतलब उस पर लिखा हुआ रहता है। जब फ्यूज आता है ना बाजार में तो उस पर रेटिंग लिखा था। 5 एम्पियर करंट को वो सहन कर सकता है, 5 एम्पियर को मैक्सिमम वो 5 एम्पियर करंट को फ्लो कर सकता है, लेकिन 5 एम्पियर से ज़्यादा ऊपर करोगे, जैसे ही 5 एम्पियर से ऊपर होगा तो फ्यूज मेल्ट कर जाएगा, फ्यूज टूट जाएगा, तो का करंट आगे बढ़ने नहीं देगा, तो तुम्हारे डिवाइस को बचा देगा। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सेफ्टी डिवाइस। कौन डिवाइस? सेफ्टी डिवाइस। अब क्या आज कल जो हम लोग शॉर्टकट घर में जो वायरिंग करवाते हैं, घरों में जो हम लोग सर्किट में यूज इस्तेमाल करते हैं, अब वो फ्यूज इस्तेमाल नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक आ गया नया नाम MCB, सुने हो MCB? ऊपर लगा देते हैं MCB, तो इसका नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। माने ये जैसे तुम्हारा करंट जैसे ही बढ़ेगा, कभी भी ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट हुआ, तुम्हारा MCB नीचे गिर जाएगा। ओके, MCB आप इस्तेमाल होता है, अब इलेक्ट्रिक फ्यूज नहीं होता, अभी इसका जगह ले लिया MCB। इलेक्ट्रिक फ्यूज के बदले में अब MCB काम होता है। नाउ इट इज फ्यूज इज रिप्लेस्ड बाय MCB, MCB बोलते हैं उसको, सुने होगा तुम लोगों ने, अरे तुमने सुना होगा ना MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCB इसका फुल फॉर्म है। ओके, अब MCB घर में यूज़ होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पूरा बात समझ में आया होगा। ओके, चलो ये बात हो गया, ये तीनों का स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो। पहले आज का टॉपिक क्या था, क्या हम लोगों ने पढ़ा, बताओ तो जल्दी जल्दी। सर आज हम लोग पढ़े हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक बार रिकॉल कर लेते हैं फास्ट, चलो रिकॉल कर लो। ओके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है सर? जब भी किसी वायर से करंट फ्लो करता है, वायर गर्म हो जाता है, उसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारे लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक है? फायदेमंद भी हो सकता है, नुकसानदायक भी हो सकता है। फायदेमंद हम लोगों ने पढ़ लिया कहाँ ये फायदेमंद है। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, तो जूल्स ऑफ लॉ हीटिंग क्या करता है कि कितना हीट प्रोड्यूस होगा वो जूल साहब ने नियम दिया, H=I²RT। हीट I पे डिपेंड करेगा, R पे डिपेंड करेगा, T पे डिपेंड करेगा। मैंने डेफिनेशन भी दे दिया और उसके अलावा उसको प्रूव भी कर दिया। ठीक है, और उसको मैंने यहाँ पे एक समय इस पेज में मैंने न्यूमेरिकल करवाया, उस पर 3 न्यूमेरिकल बहुत अच्छा सा। इस वाला स्लाइड पे मैंने आप लोगों को इसका एप्लीकेशन बताया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक का। एक इलेक्ट्रिक बल्ब में हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्यूज हम लोगों ने पढ़ा, उसका तुम इलेक्ट्रिक हीटर में इसका इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक आयरन भी यूज होता है, बहुत सारा यूज है। लेकिन एनसीईआरटी में सिलेबस में आपको 2 ही था, तो मैंने 2 ही पढ़ाया, ज़्यादा नहीं पढ़ाया। इसमें हर बात बता दिया मैंने। बल्ब में फिलामेंट होता है, फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना था, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जल्दी गलता नहीं है, ये रेजिस्टिविटी हाई होती है, और उसके अंदर ऑक्सीडेशन से बचना है कि फिलामेंट का ऑक्सीडेशन ना हो, जले नहीं वो, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोई इनर गैस, नियन आर्गन गैस भर देते हैं। ओके, चलो आर्गन गैस, सब नाइट्रोजन गैस। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है सर? सेफ्टी डिवाइस है। ये हमारे सर्किट में ओवरलोडिंग में क्या होता है, ओवरलोडिंग कभी भी होगा, यानी कि तुम जैसे मान लो बहुत ज़्यादा पावर लेने वाले इंस्ट्रूमेंट डिवाइस लगा दियो, तो ओवरलोडिंग, ज़्यादा करंट खींचेगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, तो हो सकता है वो डिवाइस जल जाए, खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज हमारा सेफ्टी डिवाइस है, शॉर्ट सर्किट से बचाता है, ओवरलोडिंग से बचाता है। अब इसका ऐसा मटेरियल का ये बनाया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो। ठीक है, मैंने यह समझा दिया किसका बनाया जाता है। उसके बाद MCB जो है, MCB आजकल जगह ले लिया उसका, किसका, तुम्हारे विद्युत फ्यूज का, इलेक्ट्रिक फ्यूज के बदले में आजकल MCB इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करके जाना, बिना लाइक किए नहीं जाना। ओके, आप लोगों को लाइक मेरा गुरु दक्षिणा देकर जाना है। ये शॉर्ट सर्किट तुमको अगर ये लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। उसका मैंने इसका PDF फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग अपना आप जाकर के डाउनलोड कर लो PDF फाइल। डाउनलोड करने के बाद अपना नोट कर लो पढ़ा को, एंजॉय करो, तैयार करो एग्जाम को। आप कोई बहाना नहीं करना कि सर मुझे अब ये पढ़ाई नहीं मिल रहा है, वो पढ़ाई नहीं मिल रहा है। बहुत डिटेल से अगला लेक्चर आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आने वाला है इलेक्ट्रिक पावर का बहुत ही अमेजिंग लेक्चर आने वाला है। तो आप लोग अपने दोस्तों में खूब शेयर कर दो वीडियो को, अपने आप को भी पूरा एकदम तैयार रखो कि सर आएंगे। और आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को बहुत जल्दी वीडियो डालूंगा। मैं अभी इस बीच में आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। ओके, ये चैप्टर खत्म करने के बाद मैं नया चैप्टर भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बहुत स्टैंडर्ड चैप्टर सब पढ़ाने वाला हूँ। बस आप लोग इस तरह अपना साथ देते रहो, अब मुझे अपना कोऑपरेट करते रहो। ठीक है, मेरी किस्मत के हर एक पन्ने पे मेरे जीते जी बाद मरने के, मेरे हर एक कल हर एक लम्हे में तू लिख दे मेरा उसे, हर कहानी में सारे किस्सों में दिल की दुनिया के सच्चे रिश्तों में, जिंदगानी के सारे हिस्सों में तू लिख दे मेरा उसे। ऐ खुदा जब बना उसे मैं ना ही बना, ऐ खुदा जब बना उसका ही बना, उसका हूँ उसमें हूँ उसे ही रहने दे, मैं तो प्यासा हूँ दरिया वो जरिया वो जीने का मेरे,
मुझे घर दे, गली दे, शहर दे, उसी के नाम के, कदम ये चले या रुके अब उसी के वास्ते, दिल मुझे दे अगर दर्द दे उसका, पर उसका ही वो हंसी गूंजे जो मेरा घर, ऐ खुदा, ऐ खुदा, जब बना उसका ही बना, जब बना उसका ही बना, मेरे हिस्से की खुशी को, हंसी को तू चाहे आधा कर, चाहे ले ले तू मेरी जिंदगी, पर मुझसे वादा कर। ओह ऐ खुदा, ऐ खुदा, जब बना उसका ही बना। सर कैसा कैसा गाना गाते हैं सर, क्या करें आप लोगों के प्यार में। चलो आप तुम लोगों को मुझे मेरे प्यार का एकदम सबूत देना है, और आप लोग कमेंट के जरिए बताना है सर आई लव यू टू। और मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ आई लव यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप लोग भी मुझे कमेंट के जरिए बताओ, ठीक है सर, कितना प्यार करते हैं, तो एकदम कमेंट के जरिए बताओ। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चों को मेरा शुरू का मोटिवेशनल लाइन अच्छा लगता है, शेर व शायरी अच्छा लगता है, तो वो मेरी शेर व शायरी को सुनेगा और मुझे कमेंट करके भी बताएगा। और जिसको अच्छा शेर व शायरी आता है, अगर आप लोगों के पास अच्छा लाइन वाला कोई शेर व शायरी है, तो आप लोग क्या करना कि कमेंट के जरिए उस शेर व शायरी लिखकर मुझे भेजना। ओके, तो जिसका मुझे शेर व शायरी अच्छा लगेगा, जिनकी लाइन अच्छी लगेगी, मैं उसको फिर दूसरे वीडियो में सुनाऊंगा। ओके, उसका नाम भी लूँगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये मेरे लिए गिफ्ट, मेरी तरफ से गिफ्ट होगा। तो आप लोग भी शेर व शायरी लिख करके मुझे कमेंट के जरिए भेजो, ठीक है। ये नया चीज़ मैंने आप लोगों को, मुझे शुरू में बोलना था, मैं फिर अभी आपको बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो बच्चे शेर व शायरी करते हैं, या अच्छा कोई लाइन आप लोगों के पास है, कोई अच्छी कोई लाइन है, खूबसूरत लाइनें हैं आप लोगों के पास लिखी हुई, तो आप कमेंट के जरिए मुझे भेजो, और मैं आप लोगों का नाम जिसका मुझे अच्छा लगेगा उसका सेलेक्ट करके मैं नाम के साथ उसका बोलूँगा अगले वीडियो लेक्चर में। ओके, तो आप लोगों के लिए ये आप लोगों के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट होगा, खुशखबरी होगा, ठीक है। चलो तब तक मिलते हैं हम लोग। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत ही दमदार लगा होगा और यूज़फुल लगा होगा। दोस्तों में खूब शेयर करो, मेरा मकसद पूरा हो सके, और इससे फ़ायदा तुम लोग उठाओ और दोस्तों को भी फ़ायदा उठाने दो, ठीक है। चलो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके, बी हैप्पी, नो बीपी, सी यू देन, बाय बाय।